बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम बायो का अपना जो है नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे जो है होम्योस्टेसिस। होम्योस्टेसिस पहले मैं आपको इसका इंट्रोडक्शन देती हूँ कि होम्योस्टेसिस क्या है। होम्योस्टेसिस की डेफिनेशन है द मेंटेनेंस ऑफ द इंटरनल कंडीशंस ऑफ बॉडी एट इक्विलिब्रियम डिस्पाइट चेंज इन द एनवायरनमेंट। होम्योस्टेसिस का मतलब होता है कि हमारी जो बॉडी की इंटरनल कंडीशंस है उसको मेंटेन रखना। बेशक इन्वायरमेंट में जो मर्जी चेंजेस आ रही हो पर हमारी इंटरनल कंडीशन जो है वो बॉडी की क्या रहेगी, हमेशा सेम रहेगी। जैसे कि हमें पता है कि ह्यूमन का जो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर है वो है 37 डिग्री सेंटीग्रेड। हमेशा 37 डिग्री सेंटीग्रेड ही हमारा बॉडी का टेम्परेचर रहता है। बेशक इन्वायरमेंट का टेम्परेचर 40-45 डिग्री सेंटीग्रेड चले जाए पर हमारा टेम्परेचर जो है इंटरनल टेम्परेचर बॉडी का वो 37 डिग्री सेंटीग्रेड ही रहता है। अगर ये इससे ज्यादा हो जाए तो क्या होता है, हमें बुखार हो जाता है या हमारी तबीयत जो है वो खराब हो जाती है। तो इस चीज को मेंटेन कैसे रखा जाता है, उसके लिए डिफरेंट प्रोसेस है और इसको मेंटेन रखने के जो तरीकाकार है उसको हम क्या कहते हैं, होम्योस्टेसिस कहते हैं। अब होम्योस्टेसिस मतलब कि हमारी इंटरनल कंडीशन को मेंटेन रखने के लिए डिफरेंट प्रोसेस होते हैं हमारी बॉडी में। वो कौन कौन से हैं? ऑस्मोरेगुलेशन, थर्मोरेगुलेशन एंड एक्सक्रीशन। मतलब कि ये तीनों होम्योस्टेसिस में हेल्प आउट करती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम डेफिनेशन देखेंगे ऑस्मोरेगुलेशन की। ऑस्मोरेगुलेशन मेंटेनेंस ऑफ द अमाउंट ऑफ वाटर एंड साल्ट्स इन बॉडी फ्लूइड। मतलब कि हमारी बॉडी के अंदर जितने भी फ्लूइड हैं वो क्या होंगे, हमारे ब्लड है हमारी बॉडी के अंदर वो बॉडी फ्लूइड के अंदर आता है और टिश्यूज के अंदर जो फ्लूइड है उसमें वाटर की और साल्ट की अमाउंट को मेंटेन रखना है। मैं फिर रिपीट कर रही हूँ कि वाटर और साल्ट की अमाउंट को मेंटेन रखा जाता है हमारी बॉडी फ्लूइड के अंदर। अब बॉडी फ्लूइड कौन कौन से हैं? हमारा इसमें ब्लड आता है और टिश्यू फ्लूइड, टिश्यू के दरमियान टिश्यूज में जो हमारा फ्लूइड होता है वो आता है इसमें। ठीक है, ऑस्मोरेगुलेशन में हमने वाटर एंड साल्ट को मेंटेन किया बॉडी फ्लूइड के अंदर। अब नेक्स्ट हमारा आ रहा है थर्मोरेगुलेशन, द मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल बॉडी टेम्परेचर। कि हमारे इंटरनल बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन रखा जाता है, इसे हम कहेंगे थर्मोरेगुलेशन। क्योंकि हम टेम्परेचर की बात कर रहे हैं इसीलिए थर्मो मतलब कि हीट, थर्म का मतलब होता है हीट, तो टेम्परेचर को जब मेंटेन किया जाएगा तो इसे हम कहेंगे थर्मोरेगुलेशन। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है कि टेम्परेचर हमारा बॉडी का इंटरनल टेम्परेचर जो है उसको मेंटेन क्यों किया जाता है? इसलिए किया जाता है क्योंकि हमारी बॉडी में बहुत से बायोकेमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं, हमारी बॉडी में बहुत सी प्रोटीन्स हैं और इंजाइम्स हैं। हमने 9th क्लास के चैप्टर नंबर 6 इंजाइम्स में पढ़ा था कि हर एक इंजाइम जो है उसका स्पेसिफिक टेम्परेचर होता है, ऑप्टिमम जिसको हम टेम्परेचर कहते हैं। मतलब कि ऑप्टिमम टेम्परेचर पर ही इंजाइम क्या करेंगे, वर्क करेंगे। अगर वो टेम्परेचर एक्सीड हो जाए या उससे कम हो जाए तो इंजाइम अपनी एक्टिविटी परफॉर्म नहीं कर सकते। इसीलिए क्या होता है कि ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर जो है इंटरनल टेम्परेचर उसको मेंटेन किया जाता है ताकि जितने भी इंजाइम है वो अपनी एक्टिविटी जो है वो अच्छे तरीके से परफॉर्म कर सके। अब नेक्स्ट हमारे पास होम्योस्टेसिस का प्रोसेस आता है एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन जो है ये भी हमें हेल्प आउट करता है होम्योस्टेसिस में। किस तरह से? एक्सक्रीशन की डेफिनेशन होती है इन दिस प्रोसेस मेटाबॉलिक वेस्ट आर एलिमिनेटेड फ्रॉम बॉडी टू मेंटेन इंटरनल कंडीशन। जितने भी मेटाबॉलिक वेस्ट हैं इसको हमारी बॉडी से रिमूव किया जाता है ताकि हमारी इंटरनल कंडीशंस जो है वो मेंटेन रह सके। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है कि मेटाबॉलिक वेस्ट क्या है? इसकी डेफिनेशन भी आपकी बुक में लिखी हुई है। मेटाबॉलिक वेस्ट जो है कोई भी मटेरियल जब आपकी बॉडी में मेटाबॉलिज्म हो रहा होता है, हमने मेटाबॉलिज्म की डेफिनेशन भी पढ़ी थी कि जो बायोकेमिकल रिएक्शंस हो रही होती हैं ताकि आपकी इंटरनल कंडीशन को मेंटेन किया जाए उसको हम क्या कहते हैं, मेटाबॉलिज्म कहते हैं। कोई भी मटेरियल जो कब बनेगा, मेटाबॉलिज्म के दौरान बनेगा और वो आपकी बॉडी के लिए क्या होगा, हार्मफुल होगा, उसे हम क्या कहेंगे, मेटाबॉलिक वेस्ट कहेंगे। मैं फिर रिपीट कर रही हूँ, एनी मटेरियल दैट प्रोड्यूस ड्यूरिंग बॉडी मेटाबॉलिज्म एंड दैट मे हार्म द बॉडी। कि मेटाबॉलिज्म के दौरान आपकी बॉडी में कोई भी मटेरियल बन रहा है जिसकी आपकी बॉडी को नीड नहीं है और अगर वो आपकी बॉडी में रहेगा तो क्या करेगा, आपकी बॉडी को नुकसान पहुंचाएगा, इसको हम क्या कहेंगे, मेटाबॉलिक वेस्ट कहेंगे। तो एक्सक्रीशन में हम इस तरह के मेटाबॉलिक वेस्ट को अपनी बॉडी से एलिमिनेट करते हैं ताकि हमारी बॉडी की इंटरनल कंडीशन जो है वो मेंटेन रह सके। तो
ऑस्मोरेगुलेशन, थर्मोरेगुलेशन एंड एक्सक्रीशन, ये तीनों जो है होम्योस्टेसिस में हेल्प आउट करते हैं। अब बच्चों हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है होम्योस्टेसिस चैप्टर का, जो नेक्स्ट हमारा फर्स्ट टॉपिक है वो है होम्योस्टेसिस इन प्लांट, के प्लांट जो है वो किस तरीके से होम्योस्टेसिस करेंगे। हमें पता है कि हमारे जिस तरह इन्वायरमेंटल चेंजेस आती हैं तो ह्यूमन बीइंग जो है वो अपने टेम्परेचर को, इंटरनल कंडीशंस को मेंटेन रखने के लिए होम्योस्टेसिस करते हैं, इसी तरह प्लांट जो हैं वो भी रिस्पॉन्ड करते हैं इन्वायरमेंटल चेंजेस को, ताकि वो अपने इंटरनल कंडीशंस को मेंटेन रख सके। अब प्लांट जो है वो होम्योस्टेसिस किस तरीके से करेंगे, ये हमारे पास 3 इसके स्टेप्स हैं। रिमूवल ऑफ एक्स्ट्रा CO2 एंड ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ वाटर एंड द थर्ड वन इज रिमूवल ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट। ये तीनों मेथड हैं, इसके जरिए जो है वो प्लांट है वो होम्योस्टेसिस करेंगे। अब हमारा जो फर्स्ट पॉइंट है वो है रिमूवल ऑफ एक्स्ट्रा CO2 एंड ऑक्सीजन। यहाँ पर इसके ऊपर एक्स्ट्रा है, रिमूवल ऑफ एक्स्ट्रा CO2 एंड ऑक्सीजन। हमें पता है कि प्लांट के लिए कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो बहुत जरूरी है, किसके लिए, फोटोसिंथेसिस के लिए। अब मैं यहाँ पे कह रही हूँ रिमूवल ऑफ CO2 के रिमूव करेंगे, प्लांट एक्स्ट्रा कार्बन डाइऑक्साइड और एक्स्ट्रा ऑक्सीजन उसकी बॉडी में बनेगी उसको रिमूव करेंगे, क्योंकि हर एक चीज जो है वो एक लिमिट में, खास मिकदार में प्लांट को चाहिए होती है। जब जैसे ही उसकी मिकदार उस लिमिट से बढ़ती है तो वो क्या करती है, उसको अपनी बॉडी से रिमूव कर देती है। अब यहाँ पर हमें पता है कि फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन जो है ये प्लांट में साइड बाय साइड चल रही होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल डे टाइम में मेसोफिल सेल, मतलब कि प्लांट के लीफ के मेसोफिल सेल्स में क्या होती है, फोटोसिंथेसिस हो रही होती है। प्लांट क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस यूज करते हैं सनलाइट की मौजूदगी में, और सॉइल से क्या लेते हैं, वाटर लेते हैं, और क्या बनाते हैं, एनर्जी बनाते हैं और ऑक्सीजन बनाते हैं। अब प्लांट जो ऑक्सीजन बनाते हैं वो एज अ बाय प्रोडक्ट बनाते हैं, मतलब इसकी प्लांट बॉडी को ऐसे इतनी ज्यादा नीड नहीं होती। कुछ जो CO2 है वो यूटिलाइज हो जाती है रेस्पिरेशन में, और जो एक्स्ट्रा ऑक्सीजन होती है वो रिमूव करते हैं प्लांट किसके जरिए, स्टोमेटा के जरिए। हमें पता है कि स्टोमेटा जो है ये माइक्रोस्कोपिक छोटे छोटे पोर्स होते हैं लीफ की एपिडर्मिस के ऊपर, और हमें पता है फोटोसिंथेसिस कहाँ पर हो रही होती है, लीफ के मेसोफिल सेल्स के अंदर। ठीक है, अब कुछ जो फोटोसिंथेसिस के नतीजे में ऑक्सीजन बन रही है, कुछ वो यूज करेंगे रेस्पिरेशन में, और जो बाकी होगी वो स्टोमेटा के जरिए क्या करेंगे, अपनी बॉडी से एलिमिनेट या रिमूव कर देंगे। अब नेक्स्ट हमारे पास आती है रेस्पिरेशन। ऑक्सीजन जो बनी थी फोटोसिंथेसिस में वो प्लांट ने यूज की रेस्पिरेशन में। अब रेस्पिरेशन के नतीजे में हमारे पास बनती है CO2, और ये वेस्ट नहीं होता, क्योंकि हमें पता है कि जो रेस्पिरेशन के नतीजे में कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगी वो प्लांट कहाँ यूज करेंगे, फोटोसिंथेसिस में। और फोटोसिंथेसिस जो है प्लांट के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि प्लांट को एनर्जी या फूड जो है वो किसके जरिए मिलता है, फोटोसिंथेसिस के जरिए मिलता है। जो CO2 रेस्पिरेशन में बनी वो कहाँ यूटिलाइज होगी, फोटोसिंथेसिस में, और जो एक्स्ट्रा कार्बन डाइऑक्साइड गैस होगी वो प्लांट रिमूव करेगा डिफ्यूजन के जरिए। डिफ्यूजन की प्रॉपर डेफिनेशन हम पहले पढ़ चुके हैं कि डिफ्यूजन क्या होता है, मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, के जहां पर किसी भी चीज की मिकदार ज्यादा होगी उस तरफ से वो मूव करेंगे, किसकी तरफ, जहां पर उसकी कंसंट्रेशन या अमाउंट क्या होगी, कम होगी। तो डिफ्यूजन के जरिए CO2 जो है वो रिमूव होगी। अब डिफ्यूजन कौन कौन सा पार्ट करेगा प्लांट का, स्टोमेटा करेंगे और रूट हेयर्स करेंगे, मतलब ये दोनों मिलके डिफ्यूजन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस को रिमूव करने में हमें हेल्प आउट करती है, मतलब प्लांट बॉडी को हेल्प आउट करती है। ये तो हो गया रिमूवल ऑफ एक्स्ट्रा CO2 और ऑक्सीजन, के जितनी भी एक्स्ट्रा कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन थी वो प्लांट बॉडी स्टोमेटा के जरिए रिमूव कर देंगे, और जितनी उसको जरूरत होगी वो क्या करेंगे, यूटिलाइज कर देंगे। अब नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है रिमूवल ऑफ एक्स्ट्रा वाटर। हमें पता है कि प्लांट को वाटर की भी जरूरत होती है, पर उसकी भी एक लिमिटेड अमाउंट है। जैसे ही वो अमाउंट एक्सीड करेगी तो प्लांट क्या करेंगे, उसको अपनी बॉडी से रिमूव कर देंगे। अब रिमूवल ऑफ वाटर किस किस तरीके से होती है, फर्स्ट वन इज ट्रांसपायरेशन एंड द सेकंड वन इज ब्यूटेशन। अब ट्रांसपायरेशन में होता है कि स्टोमेटा ओपन होते हैं और वो क्या करते हैं, जो एक्स्ट्रा वाटर है उसको वाटर वेपर्स की फॉर्म में अपनी बॉडी से एलिमिनेट कर देते हैं। ये तो हो गया डे टाइम में, और इसको किसने हेल्प आउट किया, स्टोमेटा ने। ट्रांसपायरेशन, रिमूवल ऑफ वाटर फ्रॉम स्टोमेटा, ठीक है, ये तो हमने कर दिया कि डे टाइम में स्टोमेटा ओपन हुए, इन्होंने वाटर वेपर्स की फॉर्म में अपने एक्स्ट्रा वाटर को रिमूव कर दिया। पर जब रात के टाइम
हमें पता है कि स्टोमेटा ओपन नहीं होते, तब प्लांट बॉडी जो है वो अपना एक्स्ट्रा वाटर जो है वो रिमूव करेगी ब्यूटेशन के जरिए। अब ब्यूटेशन की डेफिनेशन है अपीयरेंस ऑफ वाटर ड्रॉप्स ऑन टिप और एजेस ऑफ लीफ। अब सोइल में, अगर सोइल में पानी की मिकदार बहुत ज्यादा हो और हमें पता है नाइट टाइम में स्टोमेटा जो है वो क्लोज है, तो क्या होता है कि प्लांट बॉडी जो वाटर एब्जॉर्ब करती है वो जाइलम वेसल्स के अंदर स्टोर होता है। जैसे ही स्टोमेटा क्लोज होगी, अब ट्रांसपैरेशन नहीं हो रही, तो कौन सा प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा? ब्यूटेशन का। अब ब्यूटेशन में क्या होगा कि जो लीफ, ये लीफ है ना, इनके टिप्स के ऊपर पानी के ड्रॉप्स जो है वो स्टोर होना शुरू हो जाएंगे, मतलब कि हमें अपीयरेंस जो है उनकी ड्रॉप्स की लीफ के टिप के ऊपर नजर आना शुरू हो जाएगी। इसको हम कहते हैं ब्यूटेशन। ये हो गया नाइट टाइम। अब ड्यू ड्रॉप्स जिनको हम कहते हैं शबनम के कतरे, ये भी ऐसा होता है कि लीफ की सतह के ऊपर हमें जो है वो वाटर के ड्रॉप्स नजर आते हैं। और ब्यूटेशन और ड्यू ड्रॉप्स में डिफरेंस, ड्यू ड्रॉप्स में भी हमें वाटर के ड्रॉप्स जो है वो नजर आते हैं, पर ये तब होता है अगर इन्वायरमेंटल चेंजेस आ रही हो। ठीक है, जैसे हमें ड्यू ड्रॉप्स मोस्टली नजर आते हैं सर्दियों में, क्योंकि सर्दियों में टेम्परेचर जो है वो नॉर्मल कम होता है, जिसकी वजह से पानी प्लांट को पानी की ज़्यादा जरूरत नहीं पड़ती, उसमें ट्रांसपायरेशन रेट भी क्या होता है? कम होता है। तो उसमें एक्स्ट्रा वाटर होता है वो किसके जरिए अपनी बॉडी से एलिमिनेट करते हैं? ड्यू ड्रॉप्स। जबकि जो ब्यूटेशन है ये इन्वायरमेंटल चेंजेस की वजह से नहीं होती। अगर प्लांट के पास एक्स्ट्रा वाटर होगा तो वो क्या करेगा? ड्रॉप्स की फॉर्म में लीफ के एजेस पर उसको अपेयर कर देगा। ये होगी ब्यूटेशन। रिमूवल ऑफ वाटर जो है वो रिमूव होगा किस तरह से? ट्रांसपायरेशन से और ब्यूटेशन से। ब्यूटेशन एक अलग प्रोसेस है और ड्यू ड्रॉप्स जो है ये एक अलग प्रोसेस है। अब नेक्स्ट हमारे पास आता है रिमूवल ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट। अब जिस तरह ह्यूमन बॉडी के अंदर मेटाबॉलिक वेस्ट बनता है, इसी तरह प्लांट के अंदर भी मेटाबॉलिक वेस्ट जो है वो बनेगा। इसकी डेफिनेशन मेटाबॉलिक वेस्ट की वही आएगी कि वो वाला मटेरियल जो मेटाबॉलिज्म के दौरान प्रोड्यूस होगा और वो प्लांट के लिए क्या होगा? हार्मफुल होगा, उसे हम क्या कहेंगे? मेटाबॉलिक वेस्ट कहेंगे। अब इसमें हमें पता है अगर हम मेटाबॉलिक वेस्ट की बात करें तो सबसे पहले माइंड में आता है कैल्शियम ऑक्सैलेट। कैल्शियम ऑक्सैलेट जो है ये प्लांट को इसकी नीड नहीं होती और ये हमेशा जो है प्लांट के अंदर क्रिस्टल्स की फॉर्म में डिपॉजिट होते हैं। ठीक है, अब ये लीफ में और स्टेम में होते हैं बहुत से प्लांट के। यहाँ पर उन्हें आपकी बुक में एग्जांपल दी है टोमेटो की। कैल्शियम ऑक्सैलेट जो है वो प्लांट के लीव्स और स्टेम में स्टोर होता है, मतलब कि डिपॉजिट होता है क्रिस्टल की फॉर्म में। इसकी एग्जांपल हमने पढ़ी है टोमेटो। अब जो है हमने पता है कि कुछ प्लांट्स जो हैं, बल्कि मोस्टली प्लांट जो हैं वो ऑटम सीजन में क्या करते हैं? अपने लीफ की शेडिंग करते हैं। ठीक है, तो वो क्या करते हैं? जब उनके लीफ जो है वो शेड होते हैं तो वो क्या करते हैं? उनके जरिए भी अपने जो प्लांट में मेटाबॉलिक वेस्ट होता है उसको रिमूव करते हैं। अब कुछ प्लांट जो, और जैसे हमने यहाँ पर एक एग्जांपल पढ़ी कैल्शियम ऑक्सैलेट की, इसके अलावा और भी बहुत से मेटाबॉलिक वेस्ट होते हैं। वो कौन कौन से हैं? रेजिन्स जो है ये कॉनिफेरस ट्रीज के अंदर प्रेजेंट होता है। गम्स जो है ये गिगर के अंदर होता है। लैटेक्स जो है ये रबर प्लांट के अंदर होता है। म्यूसिलेट जो है ये कार्निवोरस प्लांट और लेडी फिंगर के अंदर ये मेटाबॉलिक वेस्ट होता है। मतलब कि ये प्लांट जो है ये वाले मेटाबॉलिक जो वेस्ट है इनको अपनी बॉडी से रिमूव करते हैं। मैं तो फिर रिपीट करती हूँ, कुछ प्लांट जो हैं जो वो अपने लीफ को ऑटम सीजन में रिमूव करते हैं तो उसके जरिए भी क्या करते हैं? अपनी बॉडी के अंदर जितने भी मेटाबॉलिक वेस्ट है उसको रिलीज कर देते हैं। जब पत्ते झड़ते हैं तो हमने अक्सर नोट किया है कि उनका कलर जो होता है वो येलो होता है। वो इसीलिए होता है क्योंकि उसके अंदर बहुत से ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो प्लांट बॉडी को नीड नहीं होती। तो मेटाबॉलिक वेस्ट जो प्लांट रिमूव कर रहा है वो किसके जरिए कर रहा है? एक तो कैल्शियम ऑक्सैलेट है वो रिमूव कर रही है। अगर ये प्लांट बॉडी से रिमूव ना हो और इसके क्रिस्टल जो है वो प्लांट स्पेशली टोमेटो के अंदर मौजूद रहें और हम टोमेटो का यूज़ बहुत ज़्यादा करें तो हमें किडनी में स्टोन हो सकता है। और हमने अक्सर नोट किया है कि जिन पेशेंट को स्टोन होता है किडनी में, डॉक्टर्स जो है उनको टोमेटो खाने से मना करते हैं, और वो स्पेशली वो वाले प्लांट्स जिनकी अंदर कैल्शियम ऑक्सैलेट होता है। इसकी एग्जांपल में आते हैं टोमेटो और कुछ कभी स्पिनिच जिसको हम पालक कहते हैं, उसमें भी इसकी डेपोजिशन जो है वो बहुत ज़्यादा होती है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ऑस्मोटिक एडजस्टमेंट इन प्लांट। हमने प्लांट्स को ग्रुप्स में डिवाइड किया है और उसकी बेसिस है कि वाटर और साल्ट की अवेलेबिलिटी की वजह से कि कितने अमाउंट वाटर की अवेलेबल है प्लांट को और कितनी मिकदार साल्ट की चाहिए। इसकी बुनियाद पर हमने प्लांट को 3 ग्रुप्स में डिवाइड किया है। फर्स्ट वन इज हाइड्रोफाइट,
सेकंड वन इज जीरोफाइट एंड द थर्ड वन इज हेलोफाइट। फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करेंगे हाइड्रोफाइट को। हाइड्रो का मतलब होता है वाटर, फाइट मीन प्लांट, मतलब हाइड्रोफाइट्स वो वाले प्लांट जो कहाँ पर होंगे, पानी के अंदर होंगे। ये जो प्लांट्स होते हैं ये पार्शली और फुली सबमर्ज होते हैं वाटर के अंदर, मतलब कि या तो ये कंप्लीटली पानी के अंदर इनकी ग्रोथ होगी, या कुछ जो है जैसे इनकी रूट और स्टेम जो है वो प्लांट में ग्रो करेंगे, और जो इनके लीव्स हैं और जो फ्रूट होगा वो बाहर होगा, या कंप्लीटली ये क्या होंगे, पानी के अंदर इनकी ग्रोथ होगी। है ब्रॉड लीव्स, इनके जो लीव होते हैं ये बहुत ज्यादा ब्रॉड होते हैं। डू नॉट फेस शॉर्टेज ऑफ वाटर, मतलब कि देखें हाइड्रोफाइट्स में कह रही हूँ कि वाटर लविंग प्लांट है, मतलब इनकी ग्रोथ ही तब होगी जब ये पानी नहीं होगी, तो इनमें शॉर्टेज ऑफ वाटर पॉसिबल नहीं है। इसकी जो बेस्ट एग्जांपल है वो है लिली, वाटर लिली। फिर मैं तो रिपीट कर रही हूँ, हाइड्रोफाइट्स जो है ये वाटर लविंग प्लांट्स हैं, ये पार्शली या कंप्लीटली सबमर्ज होते हैं वाटर के अंदर, इनके जो लीव्स हैं वो बहुत ज़्यादा ब्रॉड होते हैं और इनको पानी की शॉर्टेज फेस नहीं करनी पड़ती, जिसकी एग्जाम्पल आती है हमारे पास लिली। अब नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है जीरोफाइट। जीरो का मतलब होता है, अगर हम मैथ के टर्म में देखें, जीरो का मतलब होता है कुछ नहीं। तो ये वो वाले प्लांट्स होंगे जो कहाँ पर होंगे, जिनको पानी की बिल्कुल भी जरूरत नहीं होगी या इनको बहुत कम पानी चाहिए होगा। तो जीरो मीन डेजर्ट एंड फाइट मीन प्लांट, मतलब कि ये वो वाले प्लांट्स हैं जो कहाँ पर ग्रो करेंगे, डेजर्ट के अंदर ग्रो करेंगे। अब इसके आगे कैरेक्टरिस्टिक्स जो है इसके, फाउंड इन ड्राई कंडीशन, हमने पहले कह दिया कि ये डेजर्ट प्लांट है, तो इनकी कंडीशन क्या होगी, इन्वायरमेंट क्या होगी, ड्राई होगी। फेस शॉर्टेज ऑफ वाटर, जब डेजर्ट में है तो इनको पानी नहीं अवेलेबल होगा, तो इसलिए इनको फेस करना पड़ेगा पानी की कमी को। पोजेस थिक वैक्सी क्यूटिकल, अब इनकी जो क्यूटिकल होती है वो बहुत थिक होती है और वैक्सी होती है। क्यूटिकल थिक और वैक्सी होने का मकसद ये होता है कि जितना भी इनको थोड़ा बहुत पानी अवेलेबल होगा तो ये क्या करेंगे, उसको अपनी क्यूटिकल के अंदर स्टोर कर लेंगे। ठीक है, ये अपनी थिक वैक्सी क्यूटिकल इसलिए होती है ताकि ये जितना भी इसको पानी जब भी मिले उसको क्या करें, अपनी क्यूटिकल के अंदर स्टोर करें। इसमें स्टोमेटा कम होते हैं ताकि ट्रांसपायरेशन रेट जो है वो क्या हो, कम हो। हैव डीप रूट्स, इनकी रूट्स जो होती हैं वो बहुत ज़्यादा डीप होती हैं ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा जहाँ भी इनको पानी अवेलेबल हो उसको क्या कर सकें, एब्जॉर्ब कर सकें। स्मॉल लीव्स, इनके लीव्स स्मॉल होती हैं ताकि इसमें स्टोमेटा, क्योंकि लीव स्मॉल है और स्टोमेटा क्या है, कम है, जिसकी वजह से क्या होगा, इसमें ट्रांसपायरेशन रेट क्या होगा, बहुत ज़्यादा कम होगा। सकुलेंट ऑर्गन टू स्टोर वाटर, इसमें जो सकुलेंट ऑर्गन होती हैं जो क्या करती हैं, जैसे सकुलेंट ऑर्गन क्या करते हैं, सब कर सकती हैं, जो पानी को क्या करती हैं, जितना भी पानी इनको अवेलेबल होगा क्या करेंगे, स्टोर कर लेंगे। तो इसकी एग्जांपल जो है हमारे पास है कैक्टस। अब नेक्स्ट हमारे पास आ रहे हैं हेलोफाइट्स। हेलो का मतलब होता है मैरीन या सी, या वो वाले प्लांट जो कहाँ पर होंगे, साल्टी एरिया, मतलब साल्टी वाटर में होंगे। हेलोफाइट्स ये वो वाले प्लांट्स हैं जो साल्ट के अंदर होते हैं। लिव इन सी वाटर एंड अडॉप्टेड साल्टी इन्वायरमेंट, मतलब कि इनको साल्टी इन्वायरमेंट मिलेगा, पानी में साल्ट होगा, मतलब सी वाटर होगा, तो ये क्या करेंगे, ग्रोथ करेंगे, वरना इनकी ग्रोथ जो है वो नहीं हो सकेगी। होल्ड लार्ज अमाउंट ऑफ साल्ट इन देयर वैक्यूल, ये क्या करते हैं, अपने वैक्यूल के अंदर साल्ट जो है उसकी अमाउंट को ज़्यादा से ज़्यादा स्टोर करते हैं। वो स्टोर क्यों करते हैं, ताकि जो इनका वैक्यूल है वो हाइपरटोनिक हो जाए। हाइपरटोनिक हमने पढ़ा था, 3 कंडीशन पढ़ी थी, हाइपर, हाइपो एंड आइसो। हाइपर में क्या होता है कि साल्ट की कंसंट्रेशन जो होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। ये क्या करते हैं, अपने वैक्यूल को हाइपरटोनिक बना देते हैं सी वाटर की निस्बत, ताकि क्या हो, जितना भी साल्ट इसके वैक्यूल के अंदर आया है वो अंदर ही स्टोर हो, बाहर ना जा सके। इसके एग्जांपल में आते हैं सी ग्रासेस। अब बच्चों हमारा नेक्स्ट टॉपिक है होम्योस्टेसिस इन ह्यूमन। कि अब हमने देखना है कि होम्योस्टेसिस जो है ह्यूमन में किस तरह से होगी। ह्यूमन अपने इंटरनल टेम्परेचर को या इंटरनल कंडीशन, बॉडी की इंटरनल कंडीशन को किस तरह से मेंटेन रखेंगे। हमें पता है कि हमारे पास वेल डिवेल्प ऑर्गन सिस्टम है, हमारे बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन जो हैं वो हमें हेल्प आउट करते हैं होम्योस्टेसिस में, लाइक लंग्स, स्किन एंड किडनी। ये तीनों जो ऑर्गन है ये हमें हेल्प आउट करती हैं होम्योस्टेसिस में। जो लंग्स हैं हमने चैप्टर नंबर 10 में भी इसको डिटेल से पढ़ा है, रिमूव करते हैं एक्स्ट्रा CO2 को। इसके अलावा जो स्किन है ये हमारी बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन रखती है और स्वेट के जरिए एक्स्ट्रा साल्ट और वाटर भी हम अपनी स्किन के जरिए ही रिमूव करते हैं। थर्ड वन इज किडनी। किडनी हमें पता है हमारे ब्लड को फिल्टर करती है, ठीक है, फिल्टर करती है ब्लड को, उसमें से जितने भी वाटर होंगे, साल्ट्स होंगे जिनकी हमारी बॉडी को नीड होगी उसको एब्जॉर्ब कर लेगी और देन फिर हमारे
क्या बनाएगी, यूरिन बनाएगी। ये तो जनरल इनके फंक्शन थे। अब हमने जो ऑर्गन है स्किन और लंग, इसको हमने डिटेल से पढ़ना है। फर्स्ट वन हमारे पास आता है स्किन। स्किन हमें पता है ये हमारी पूरी बॉडी पर को कवर किया होता है। ये लार्जेस्ट ऑर्गन है हमारी बॉडी का। इसकी 2 लेयर्स होती हैं, द एपिडर्मिस और डर्मिस। जो एपिडर्मिस है ये आउटर प्रोटेक्टिव लेयर है और इसमें ब्लड वेसल्स नहीं होते, जबकि जो डर्मिस है ये इनर लेयर है, इसमें ब्लड वेसल्स भी हैं, सेंसरी नर्व्स भी हैं, स्वेट ग्लैंड्स भी हैं, ऑयल ग्लैंड्स भी हैं और क्या है, फैट ऑयल्स भी हैं, फैट सेल्स भी हैं। अगर हम एपिडर्मिस की बात करें तो मैंने कहा कि ये आउटर प्रोटेक्टिव लेयर है। अगर हमारी स्किन के अपर स्किन से लेयर उतरे तो हमें पेन नहीं होती। क्यों? क्योंकि उसमें ब्लड वेसल्स भी नहीं है, उसमें सेंसरी नर्व्स भी नहीं है। अगर हमारे स्किन के इनर मतलब कि उसमें टिश्यूज भी आए तब हमें पेन भी होती है और कभी कभी उसमें से ब्लड भी निकलता है। क्यों? क्योंकि उसमें हमारे पास ब्लड वेसल्स भी हैं और सेंसरी नर्व्स भी हैं। और आपने देखा है कि अक्सर हम कहते हैं कि हमारी ऑयली स्किन है, हमारी ड्राई स्किन है, वो इसलिए होती है क्योंकि हमारे डर्मिस के अंदर ऑयल के ग्लैंड्स होते हैं जो हमारी स्किन को ऑयली बनाते हैं, और स्वेट ग्लैंड्स जो होते हैं ये हमारी स्किन के अंदर डर्मिस में प्रेजेंट होते हैं, जिसकी वजह से हमारी बॉडी में स्वेट प्रोड्यूस होता है। अब नेक्स्ट हमारे पास इसके जनरल फंक्शन आ रहे हैं। जैसे मैंने आपको कहा फैट सेल प्रेजेंट होते हैं। फैट सेल जो है ये इंसुलेट करते हैं बॉडी को, मतलब कि हमारी बॉडी के टेम्परेचर को इन्होंने मेंटेन करना होता है। वो स्मॉल मसल्स होती हैं जो हमारी अटैच होती हैं हेयर्स के साथ, और जब ये जो स्मॉल मसल्स हैं जब ये कॉन्ट्रैक्ट करते हैं उसकी वजह से गूज बम्स प्रोड्यूस होते हैं। हमने अक्सर देखा है कि कभी कभी हमारे गूज बम्स प्रोड्यूस होते हैं। वो क्यों होते हैं? क्योंकि स्मॉल हेयर्स मसल्स होते हैं जो कहाँ पर अटैच होते हैं, हमारे हेयर्स के साथ, जिसकी कॉन्ट्रैक्शन की वजह से गूज बम्स जो है वो प्रोड्यूस होते हैं। अब हेयर आपको पता है इसको हम क्या सकते हैं, थिक ब्लैंकेट है, इसने हमारी पूरी स्किन को कवर किया होता है और ये भी क्या करते हैं, हमारे स्किन को प्रोटेक्ट करते हैं। अब प्रोवाइड कूलिंग इफेक्ट, हमारी स्किन जो है ये कूलिंग इफेक्ट भी प्रोड्यूस करती है। आपने अक्सर नोट किया है हमें गर्मी फील हो रही हो तो फौरन से क्या होता है, हमारे स्वेट ग्लैंड जो है वो स्वेट प्रोड्यूस करना शुरू हो जाती है। उसके बाद आप अपनी बॉडी को हाथ लगाओ या आप फील करोगे कि क्या होता है, हमारी बॉडी टेम्परेचर जो है वो कूल होना शुरू हो जाता है। तो कूलिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं किसके जरिए, स्वेट के जरिए, और स्वेट के जरिए ही हम अपनी बॉडी से क्या करते हैं, एक्स्ट्रा वाटर और साल्ट को रिमूव करते हैं। रिमूव साल्ट एंड वाटर बाय स्वेट, स्वेट के जरिए हम क्या करते हैं, अपनी बॉडी से एक्स्ट्रा वाटर और साल्ट को रिमूव करते हैं। तो स्किन का मेन फंक्शन ये हुआ कि हमारी बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करती है, और क्या करते हैं हम, स्वेटिंग के जरिए एक्स्ट्रा वाटर और साल्ट को रिमूव करते हैं। अब सेकेंड जो हमारा ऑर्गन था वो था लंग्स। लंग्स जो है हमने पता है कि हमें हेल्प आउट करते हैं ब्रीदिंग के मैकेनिज्म में। हम क्या करते हैं, ब्रीदिंग में ऑक्सीजन को अंदर लेके जाते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड गैस को अपनी बॉडी से बाहर रिमूव करती हैं। तो लंग्स का मेन काम ये है कि इसने CO2 रिमूव करनी होती है ब्लड से और ऑक्सीजन ऐड करनी होती है ब्लड में, ताकि हमारा जो ब्लड है वो ऑक्सीजनेटेड बन जाए। जैसे जैसे हमारी बॉडी में ब्लड मूव करेगा वैसे ही क्या होगा कि ऑक्सीजन मूव करेगी, हम क्या करेंगे, हमारी बॉडी जो है ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर लेगी। मुझे उम्मीद है कि आपको जितने भी मैंने टॉपिक पढ़ाए हैं इसकी समझ लगी होगी। जज़ाकल्लाह।